धीमे लंबे श्वास भरें, धीमे लंबे श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ऊर्जा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को मिलाए रख कीजिए, अपनी आंखों पर लगाएं, धीमे से। सभी को प्रणाम। हम डाटा कलेक्शन पढ़ रहे थे रिसर्च के टॉपिक में। लास्ट टाइम हमने डाटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन मेथड को देखा। इसके साथ में कुछ झलक हमने क्वेश्चनर मेथड की भी किया, और उससे आगे हम करने वाले हैं। तो एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। अभी हम बिल्कुल एंड में आए हुए हैं अपने सिलेबस के। फिर हमने स्टेप 1 नंबर जो 1 है प्रॉब्लम पूरा कर लिया। ठीक है, हमने रिसर्च डिजाइन पूरा कर लिया, डाटा कलेक्शन कर लिया, सैम्पलिंग मेथड कंप्लीट कर लिया, रिसर्च प्रपोजल कर लिया। अब हम यहाँ पे आए हुए हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें हमने ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लिया। काफी हद तक हमने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया था। तो क्वेश्चनर शेड्यूल आज हम करेंगे, और इसके बाद में हम प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जनरलाइजेशन तक आज आपको करवा दूं। ठीक है, फिर एक दिन में हमारा रिसर्च रिपोर्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चनर मेथड जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक तरीके से ये हमने इंटरव्यू के लिए लिया था फोटो, लेकिन क्वेश्चनर मेथड में भी शूट करेगा, ऐसी कोई वो नहीं है। कि क्वेश्चनर मेथड में क्या है कि क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। आमने सामने बिठाकर भी पूछे जा सकते हैं, या मैं आपको मेल पे भेज दूं उस पर भी पूछे जा सकते हैं, या फिर मैं आपको गूगल फॉर्म बना के दे दूं उस पर भी पूछे जा सकते हैं। टेलीफोन पे भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के आपसे फीडबैक ले सकता हूँ, आपका राय ले सकता हूँ, मत ले सकता हूँ। ठीक है, यानी कि क्वेश्चनिंग किसी भी फॉर्म में किए जा सकते हैं। क्वेश्चनिंग और शेड्यूल में थोड़ा सा एक अंतर होता है। एक है शेड्यूल, एक है क्वेश्चनिंग। दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं। क्वेश्चनिंग में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चनिंग आमने सामने बैठ के ही किया जाए। क्वेश्चनिंग पीछे से भी की जा सकती है। जैसे बताया ना, भी मेल पे की जा सकती है, गूगल फॉर्म पे की जा सकती है, वो भी क्वेश्चनिंग के अंतर्गत आएगी। लेकिन जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल हमेशा आमने सामने बैठकर ही किया जाता है। और शेड्यूल के अंदर ऑब्जर्वेशन, उसके हाव भाव, हर चीजों को नोटिस किया जाता है। सामने, बिल्कुल सामने लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, या बिल्कुल ही ऑनलाइन मानेंगे तो सामने दोनों के कैमरे ऑन है। उस तरीके से जब
क्वेश्चनिंग आंसर की जा रही है और सामने वाले पर्सन का पोस्चर, उसके हाव भाव, किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, छोटी छोटी हर चीजों को नोटिस किया जाएगा, तो उसको हम शेड्यूल कहते हैं। इन छोटे से डिफरेंस को ध्यान रखना शेड्यूल में और क्वेश्चनर में। देखिए क्वेश्चनर में क्या होता है कि प्रश्नों का यानी या फिर कोई कथनों का कथन यानी कि स्टेटमेंट्स का एक ऐसा यानी कि ग्रुप होता है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें अपने ज्ञान और अपनी मेमोरी यानी कि जितना उसको स्मृति है उसके अपने विवेक के अनुसार वो उसको भरेगा। जैसे कि क्वेश्चन सामान्य रूप से जैसे कि पूछा जाता है कि क्या आपको तनाव है तो कितना है। इस तरीके से काफी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर मैंने निकाला था आप लोगों के लिए। नहीं ये नहीं है, रुक जाइए 1 मिनट रुकेंगे। यानी कि क्वेश्चन आप लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा कभी ना कभी किसी ने हालत में, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये एक मैंने छोटा सा क्वेश्चनर का एक उठाया है एग्जाम्पल, कि जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, ठीक है, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है कि कुछ भी क्वेश्चन लिखित रूप में हो सकते हैं, ऑप्शन टाइप भी हो सकते हैं, बिना ऑप्शन टाइप भी क्वेश्चन हो सकते हैं, परसेंटेज बेस पे भी हो सकते हैं, किसी भी एंगल से हो सकते हैं और पीछे से उस पर्सन को भरने के लिए दे दिए जाते हैं। इसके अपने बेनिफिट हैं और अपने नुकसान हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे कि मान लो कि मैं आपको दे देता हूँ ये पेपर कि ये 5 हैं और हमारे टीचर्स को आपको पीछे से रैंकिंग देना है और उनकी जो जो गलतियां हैं उनको लिख देना है। या एक तरीके से खाली क्वेश्चनिंग में मैं इस तरीके से बना दूं जिसमें वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आप लोग जो आपके दिल की बात है वो सारे के सारे उसके अंदर हो जाए। तो क्वेश्चनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, एक तो इसमें जो डाटा मिलेगा, डाटा सारा का सारा वैलिड होता है क्योंकि रिटर्न फॉर्म में होता है और रिटर्न फॉर्म को कोई नकार नहीं सकता, इसको साइंटिफिकली मानते हैं। जबकि ऑब्जर्वेशन जो किया जाता है, ऑब्जर्वेशन में पक्षपात आ सकता है कि सामने एक अच्छे सा लड़का बैठा है, अच्छी सी लड़की बैठी है, तो कई बार ऑब्जर्वर क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, कई बार वो इम्प्रेस हो जाता है, यार बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ा भोला भाला लड़का है, इसको नंबर दे देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में भेदभाव होने की कुछ संभावना हो सकती है, लेकिन क्वेश्चनर में कभी भेदभाव होने की संभावना नहीं हो सकती क्योंकि सारा डाटा लिखित फॉर्म में होता है और लिखित फॉर्म को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए इसको सबसे ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है क्वेश्चनर को। और जब हम सामने बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस सामने बहुत सारे लोग नहीं देते, हेजिटेशन भी होती है कुछ लोगों को, कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं कि वो आंसर नहीं कर सकते सामने एकदम से, ज्यादातर लड़कियों से रिलेटेड होते हैं या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं। मान लेते कि जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन है, इस ऐसा क्वेश्चन है कि इसको हर कोई बताने से हेजिटेट करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं जैसे कि मेरा खुद का मैं जो कर रहा हूँ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर कर रहा हूँ, कि बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो आपकी अंदर की सेक्सुअल डिजायर एक्टिवेट होती है। अब मैं ये क्वेश्चन पूरी क्लास के बीच में पूछूं कि बताइए कि आपकी सेक्सुअल डिजायर एक्टिवेट होती है या नहीं होती है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आधे बच्चे आंसर ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ही ऐसा है ये। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों से रिटर्न फॉर्म में लूंगा तो शायद आधे से ज्यादा लोग सही आंसर करें। इसीलिए क्वेश्चनर जो पीछे से होता है उसमें जो जैसे कि आप लोग हो जो आंसर कर रहे हो वो ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, जबकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन फेस टू फेस देने में बहुत सारी हेजिटेशन होती है और वो ठीक तरीके से आंसर नहीं दे पाते और जिससे फिर हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है, कंक्लूजन गलत आएगा, डाटा गलत आएगा, है ना। तो ये कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। और नुकसान ये है कि कई बार क्वेश्चंस को हम गलत तरीके से सेट कर देते हैं या कई बार इतने हार्ड क्वेश्चन बना देते हैं कि ऑप्शन उत्तर भरने वाला ही कंफ्यूज हो जाता है, भैया इसमें मैं क्या भरूं, समझ ही नहीं आता। जैसे होता है ना कि वेरी लो, लो, नॉर्मल, हाई, वेरी हाई, और क्वेश्चन ही कुछ अजीबोगरीब बना दिया, उसको खुद ही नहीं पता कि मैं इसमें क्या करूं। या ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ही हार्ड लैंग्वेज में बना देना,
जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं या तो प्योर हिंदी में बनते हैं या प्योर इंग्लिश में बनते हैं, और हम भारत देश के निवासी, ना तो प्योर हिंदी आती है हम लोगों को, ना प्योर इंग्लिश आती है। अब बीच में पिस जाती हैं दोनों के दोनों। अब ठीक तरीके से जब क्वेश्चन ही हमें समझ नहीं आता तो आंसर क्या करेंगे हम। तो क्वेश्चनर मेथड का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है ये, कि उसमें जो क्वेश्चन है ठीक तरीके से सेट होने चाहिए। अगर वो ठीक तरीके से नहीं होंगे तो हमारा जो कंक्लूजन है वो पूरा का पूरा खराब हो सकता है, डाटा ही पूरा चेंज हो सकता है। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि जो उत्तरदाता है, क्योंकि जो आंसर देने वाला है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो बहुत, फिर वो या तो किसी और से पढ़ के सुनवाएगा कि मेरा ये भर दो, उसमें भी रिजल्ट होने की, खराब होने की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला तो वो चांस ही नहीं कि वो फीडबैक कैसे दे सकता, अपना दे ही नहीं पाएगा। इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है कि क्वेश्चनर मेथड सिर्फ जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं उन लोगों पर ही अप्लाई किया जा सकता है। इसके अपने गुण है, क्योंकि क्वेश्चनर मेथड ऐसा मेथड है, एक ही टाइम में मैं हजारों लोगों का क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे लगभग 15 से ज्यादा स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं एक एक अलग अलग स्टेट में मैं जाऊं, एमपी जाऊं, उत्तराखंड जाऊं, हरिद्वार जाऊं, है असम जाऊं, ये इतनी दूर जाने मेरे लिए बड़ा ही कॉस्टली भी होगा और टाइम भी कंज्यूमिंग होगा। और क्वेश्चनर मेथड, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, 1 मिनट में व्हाट्सएप किया, आप सब लोगों के पास पहुंच गया। आप सब मान लीजिए 200 लोग हमारे ग्रुप में हैं, 200 के 200 ने नहीं भरा, 100 लोगों ने तो भर दिया, तो 100 लोगों का डाटा तो आ गया ना मेरे पास। और टाइम कितना लगा, 10 मिनट भी नहीं लगा मेरे को। जैसे कि मैंने अभी पीछे एग्जाम लिया, ठीक है, आधे घंटे के अंदर लगभग 116 के बच्चों का आ गया मेरे पास। तो डाटा आ गया ना कि कितना हमारे क्लास का लेवल क्या चल रहा है, मुझे पता चल गया ना एकदम से कि कौन बच्चा हमारा टॉप पे चल रहा है, कौन नीचे चल रहा है, किसकी क्या कमियां हैं। ये भी तो डाटा ही एक तरीके से। तो क्वेश्चनर मेथड ही था वो भी, जो हमने एग्जाम लिया था, कि क्वेश्चंस के जरिए सामने वालों का जज करना कि वो किस लेवल पे खड़े हैं। तो इसमें टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, और थोड़े टाइम में ज्यादा नॉलेज को हम कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रिटर्न फॉर्म में होते हैं इसलिए इनकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है? ये चीज मैंने अपनाई है। अब इसको कल को कुंदन जी बोले मैं भी करूंगा सेम रिसर्च, तो सेम ही निष्कर्ष आएगा। क्योंकि क्वेश्चनर मेथड में इसमें बदलाव होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जो चीज मैंने कर लिया वो कुंदन जी भी करेंगे, वो पूजा जी भी करेंगी, वो भावना जी भी करेंगी, कोई भी उसको कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका ये। और जो आंसर देने वाला है, क्योंकि उसको पीछे से दिया गया भैया, चलो भैया आधे घंटे के अंदर आराम से फॉर्म भर के दे देना, 2 दिन के अंदर फॉर्म को भर देना, तो आराम से रिलैक्स होकर के आराम से वो उस फॉर्म को भर देगा। सुबह उसका माइंड रिलैक्स होता है, रात को उसका माइंड रिलैक्स होता है, तो आराम से भर देगा। और इंटरव्यू में भैया अभी आंसर करो मेरे को, अब अभी उसकी मेंटलिटी क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो जल्दबाजी में गलत उत्तर दे दे, है तो उसमें रिजल्ट खराब हो सकता है हमारा। तो क्वेश्चनर मेथड का ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि उत्तरदाता जो आंसर देने वाला है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। टाइम कम लगता है, अधिक एक साथ में ज्यादा एरिया को कवर किया जा सकता है इसके द्वारा। अब अपने इसके लिमिटेशंस यानी कि कुछ ना कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि सबसे पहली, साक्षर यानी कि एजुकेटेड पर्सन ही इसको दे सकते हैं। और मान लेते हैं कि मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ आप लोगों का क्वेश्चनर, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अब ऑनलाइन नेटवर्क इशू होने लग जाए, या फिर पार्सल के थ्रू मैं आप लोगों से क्वेश्चनर मिलवा रहा हूँ, मैं आपको डाक पोस्ट करके, स्पीड पोस्ट करके भेज रहा हूँ, फिर आप उसी लेटर को मुझे स्पीड पोस्ट कर रहे हो, और बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो लेटर तो बीच में गायब हो गया ना, रुक गया, या 1 सप्ताह बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, क्योंकि गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया, बीच में रुक गया वो मीडियम। तो ये छोटा सा नुकसान भी है। अगर जो बीच में का जो मीडिएटर है अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारा मैसेज ठीक टाइम से नहीं पहुंच पाता। गलत अगर क्वेश्चन, अगर उसमें गाय बाय चांस गलत क्वेश्चन या फिर हार्ड लैंग्वेज का यूज किया तो उत्तरदाता उसको समझ नहीं पाएगा, और उसमें गलत उसमें भर देगा, तो उससे डाटा गलत आ सकता है और रिजल्ट भी खराब हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि लोगों के पास टाइम की बड़ी कमी होती है,
और जैसे कि भरा कि भैया राहुल जी आप तो फॉर्म भर देना, अब राहुल जी के पास टाइम तो है ही नहीं। अब वो क्या करेगा, 5 मिनट में भैया चलो भर दें, जल्दी जल्दी फीडबैक दिया, ये ले भैया मैंने भर दिया तेरा, अच्छा अपना मौज कर। तो जल्दबाजी में कई बार क्या होता है, अगर वो उत्तर देने वाला जल्दबाजी में अगर किसी फॉर्म को भरेगा तो एक्चुअलिटी है कि वो ठीक तरीके से अपने जो अंदर दिल की बातें थी या जो अंदर से जो आनी चाहिए थी वो चीज नहीं आ पाएगी, और कुछ गलत ऑप्शन भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने भी जल्दबाजी में कई लोगों ने आते हुए भी क्वेश्चंस को गलत कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ये छोटा सा ड्रॉबैक है क्वेश्चनर मेथड का। क्वेश्चनर मेथड कई तरीके के होते हैं, मेनली 7 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 7 ही होंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बताए गए हैं। और ये जो डाटा मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, मैंने लगभग 10 वीडियो देखा होगा, उसके बाद में जो सबसे अच्छा लगा वो डाटा मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा ना केवीएस मैदान में है, किसी भी बुक में कंप्लीट डाटा नहीं है। मैंने अलग अलग लेक्चर से अलग अलग जो रहे हैं उन सब से थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज उठाई है और आप लोगों के लिए एक ही पीडीएफ में सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ है। तो ये फिक्स नहीं है कि 7 ही प्रकार होंगे, 10 प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे, ये अपना माइंड मेकअप पहले ही रखना इस चीज का। अब क्वेश्चन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि फैक्ट रिलेटेड। फैक्ट कहते हैं हिंदी में तथ्य। जैसे कि आपकी क्या आयु है, आप किस जाति से संबंध रखते हो, है आपका क्या धर्म है, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, यानी कि फैक्ट आंसर होगा। इसका आंसर बदला नहीं जा सकता, फिक्स ही होगा। भैया आपकी आयु, अगर आप 24 साल के हो तो 24 साल ही तो भरोगे, 28 साल थोड़ी भर दोगे। आप अगर सनातन परंपरा से हिंदू धर्म से संबंधित तो हिंदू ही तो भरोगे, ठीक है। आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही तो भरोगे। तो मतलब कि जो फैक्ट है, जो जिसको कोई बदल नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चंस को फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चनर कहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बोलते हैं कि ओपिनियन, अपना मत दीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे इस चीज को डिफाइन करने में कुछ दिक्कत हो रही है, आप लोग अपना अपना मत दीजिए। फिर सभी लोग अपना अपना मत देंगे, फिर मैं कहूंगा हाँ जी कुंदन जी आपका मत मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मीनाक्षी जी आपने ठीक बोला है, यही होना चाहिए। मतलब कि सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, और ओपिनियन यानी कि राय देंगे या अपना मत देंगे, और उसके बाद में हम ये जान लेंगे कि सामने वाले का क्या मेंटलिटी है। कई बार ये क्वेश्चन जो टीचर होता है जानबूझ के भी ऐसा करता है, जैसे कि कई बार मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों को पता चलता है कि सर को आता नहीं है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है, टीचर जानने की कोशिश कर रहा होता है कि स्टूडेंट्स कितना जानते हैं। ये टीचिंग टेक्निक्स में आता है, जो हम लोगों ने 9th यूनिट में भी पढ़ा था, कि क्वेश्चंस बहुत तरीके के पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों के थ्रू ही रिवीजन करवा दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों की कितनी पकड़ है टॉपिक के अंदर वो चीज पता चल जाए। और कई बार क्या होता है, जैसे कि कई बार मुझे चीज का पता नहीं होता, कई बार मैं इस चीज को अपनाता भी हूँ। आप लोगों ने कभी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तब आप इस चीज को पकड़ोगे कि टीचर को नहीं पता। तो क्या होता है ना, अच्छे टीचर की पहचान ही होती है कि वो इस चीज को शो नहीं होने देता कि उसको ये चीज आती नहीं है, तो बच्चों के थ्रू ही आंसर निकलवा लेता है। और क्योंकि एकदम से हम स्क्रीन पे बैठे हैं, कई चीजें एकदम से याद भी नहीं आती है, तो जब बच्चे थोड़ा सा हिंट कर देते हैं तो टीचर को दोबारा से चीजें रिमाइंड हो जाती है, हाँ जी यही था, आप ही ठीक बोल रहे हो जी, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी बहुत अच्छा बोला आपने। तो क्या होता है कि ये भी टीचिंग टेक्निक्स में आती है। तो क्वेश्चन बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। संरक्षित यानी कि स्ट्रक्चर्ड, यानी कि जिसमें पहले से ही क्वेश्चंस को निर्धारित कर लिया। जैसे कि आप योगा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, योगा इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, आप किसी स्कूल में जा रहे हो, तो कॉमन सी बात है कि सबसे पहले जाते ही आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ योग क्या है। कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह पे पूछा जाएगा। हाँ आप योग में क्यों आए हो। ऐसा क्वेश्चन मान लेते कि 20 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, सभी लोगों से सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घिसे पीछे सेम क्वेश्चन, और सुनने वाला भी बोर हो जाता है। हाँ लेकिन वो एक चीज को नोट करेगा कि सामने वाला किस तरीके से, कितने इंटरेस्ट के साथ में उस चीज को बता रहा है, उसी चीजों के नंबर लगते हैं। कि जिसमें पहले से ही फिक्स होता है कि यही क्वेश्चन पूछने, इससे अलग नहीं पूछने,
तो उनको संरक्षित या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनल कहते हैं। अब असंरक्षित मान के अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कि मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि कुछ भी पूछ लेते हैं, उसमें पता भी नहीं होता कि अनस्ट्रक्चर्ड कि मैंने पूछ लिया, बताओ जी आप अभी आए हो, बताओ आप जो बस में जिस बस में आप बैठे थे उस बस का क्या नंबर था, ये बताओ कौन सा क्वेश्चन है भैया। है आप अभी स्टेयर चढ़ के आए हो, बताओ कितनी स्टेयर्स थे, ये कोई क्वेश्चन नहीं है ना। यानी कि कई क्वेश्चन फालतू के पूछ लेते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चंस को अनस्ट्रक्चर बोलते हैं। वो टीचर क्या होता है ना, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो सामने सिचुएशन को देखते हुए करता है। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब आप यूनिवर्सिटी में आपका वाइवा के लिए आते हैं, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो बाहर से मोरारजी देसाई से आ रहे हैं, गुरुकुल कांगड़ी से आ रहे हैं, अलग अलग बाहर के अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप सबकी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, इंटरव्यू ले वाइवा लेते हैं, फिर आपका स्कोरिंग करते हैं। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लेते हैं कि कुंजल क्रिया पूछ रहे हैं, अब कुंजल क्रिया पूछते 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 वो कहाँ की शासन पे किस हार्मोन के ऊपर चले जाते पता ही नहीं चलता। क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन, इस तरीके से अंदर और घुसते चले जाते हैं। मतलब कि उनको वाइवा लेने वाले को यही नहीं पता कि क्वेश्चन पूछने कितने हैं। जैसे कि अक्सर मेरे साथ होता है, मेरा क्लास में रोल नंबर 1 है, हमारी कक्षा के अंदर 46 बच्चे हैं। अब मुझे इतना पता है भैया कुछ भी हो जाए, रोल नंबर 1 को 1 घंटा तक खींचने वाला है टीचर, क्योंकि टीचर अपनी सारी एनर्जी झोंक देगा रोल नंबर 1 के ऊपर, जितना ज्ञान है सारा उड़ेल देगा, और रोल नंबर 1 सारा ज्ञान झेलता है, और बाकी धीरे धीरे रोल नंबर 10, 15, 20 आने तक, वो जो एक रोल नंबर 1 को 1 घंटा दिया था टीचर ने, 20 तक वो आधा घंटा, 10 मिनट 20 मिनट हो जाएगा, रोल नंबर 30 के बाद में 5 मिनट, रोल नंबर 35 के बाद में एक एक मिनट के अंदर वाइवा होएगा। ऐसा होता है क्योंकि खुद ही नहीं पता उस वाइवा लेने वालों को क्वेश्चन पूछने क्या है, टाइम मैनेजमेंट उनका खुद ही नहीं होता, ऐसे उनको अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कहते हैं, है ना। वो फिर बाद में सिर्फ फेस देखेगा, अरे बड़ा अच्छा फेस है, अरे बड़ा अच्छा बोला, चलो इसके 20 में से 15 नंबर लगा देते हैं, बाद में वो ऐसा ही करता है, और शुरू वाले बच्चे को तो बड़ा ही खींच देता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। क्लोज्ड, क्लोज यानी कि इसको बोलते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली, इसको सीमित भी बोलते हैं। यानी कि इसमें एक आंसर सिर्फ 2 ही होंगे, यानी कि फिक्स ही होंगे, या तो हाँ होगा या फिर ना, यस और नो। बस जैसे कि पूछ लिया, बताओ जी आपकी शादी हो गई, अब इसमें क्या कहोगे, या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे, ये थोड़ी कहोगे नहीं जी बीच में हूं मैं, तो ऐसा तो आंसर नहीं आएगा ना, यस और नो। ठीक है। आप क्या हो, आपकी यानी कि आपका जेंडर क्या है, आपका हो गया तो मेल हूँ या फीमेल हूँ। ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपसे पूछा, आपने नेट क्वालिफाइड हो, आप होगे तो बोलोगे हाँ जी मैं क्वालिफाइड हूँ, नहीं तो बोलोगे नहीं क्वालिफाइड हूँ। यानी कि उसमें सीमित होते हैं आंसर, सीमित होंगे। ऐसे ही आंसर देने वाला यस करेगा नो करेगा, उसके पास सीमित ऑप्शन होते हैं। और अप्रतिबंधित यानी कि ओपन क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उसके सामने, ऊपर तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, यस करेगा या नो करेगा, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। लेकिन ओपन क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि छात्र असंतोष को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अभी मुझे पता चल जाएगा, आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर मैं एक एक बच्चे से 2-3 बच्चों से पूछ लूंगा और यहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि छात्र असंतोष को समाप्त करने के लिए क्या करना है। असंतोष यानी कि बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं। चलो हम अपनी क्लास से ले लेते हैं कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मान सकते हैं कि बच्चों का शायद क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं हमारी टीचिंग से, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए। ठीक है। अब आप लोगों को अपना अपना आंसर करना है, 2-3 लोगों से मैं पूछता हूँ। चलो जी, अब मुझे सबसे पहले पूनम जी मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सर उनको किस बात में प्रॉब्लम आ रहा है, 4-5 छात्रों से बात करके पता करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। या फिर ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अपना क्लास अच्छा है पर उनको खुद के कुछ पर्सनल काम या जो एमए कर रहे हैं उनको बहुत सारा लोड है इसलिए वो नहीं आ रहे।
तो सही वेरी गुड। रीजन जानना चाहिए। देखिए अब यहीं पे हमें पता चल गया, देखिए पूनम जी के पास ये खुद ही इनको नहीं पता, इन्होंने दो ऑप्शन खुद ही बता दिए, है ना, यानी कि जिसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मोहित जी सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए बच्चे अनसेटिस्फाई है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में ये होता है कि इसको रिसर्च एप्टीट्यूड के और टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो दिमाग में उनके वो धारणा बन जाती है। सबसे पहले तो उस चीज को खत्म करना है, तो उससे क्या होगा, उसको उससे बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा और ना इसमें इंटरेस्टिंग चीजें लाई जा सकती हैं कि हाँ भाई हम बीच बीच में क्विज करा रहे हैं, या बीच बीच में हम कोई एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स को ला रहे हैं, बीच बीच में कोई वीडियोस दिखा सकते हैं इससे रिलेटेड। उससे क्या उसका इंटरेस्ट बनेगा और वो उसमें आएगा और जल्दी सीखेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब एनिमेशंस या फिर किसी वीडियोस को देख के हम चीजों को देखते हैं तो वहां से जल्दी सीख लेते हैं और जल्दी समझ में भी आ जाता है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस छोटी सी टेक्निक को मैं क्लास में अप्लाई भी करता हूँ, और एक दो दिन पहले मैं एक टीचर को भी समझा भी रहा था कि आप लोग टीचिंग कर रहे हो तो उसमें इमेजेस दिखाना है, कुछ नई नई चीजें दिखाना। ऐसे मैं भी कई बार चेंज करता रहता हूँ, कभी मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ आपको, कभी आपकी फोटो भी, आपकी फोटो दिखाई दे रही है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक होती है जिससे बच्चों का थोड़ा क्या होता है कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर खाली बच्चे पेज को देखते रहें और पेज को देखते देखते नींद आने लग जाएगी आप लोगों को, तो क्या होता है ना कि ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती है जिससे क्लास थोड़ा सा और अच्छा बनाई जा सकती है। तो अभी आपने देखा कि ओपन क्वेश्चन आयर, कि यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए अभी, जैसे कि मोहित जी को भी खुद ही नहीं पता, इनकी फिक्स नहीं होती, इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, ओपन बहुत सारे हो सकते हैं इसके आंसर, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ओपन क्वेश्चन आयर कहते हैं। सर जैसे सब्जेक्टिव हो गया। हाँ वेरी गुड, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा, क्योंकि पर्सनल हमें नहीं पता ना इंडिविजुअल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब हमें नहीं पता कि आज प्रगेश जी राकेश जी क्यों नहीं आ पाए। हाँ प्रगेश जी ने बोला था उनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, मे बी इस वजह से उनको समय नहीं लग पाया, लेकिन राकेश जी का हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमारे सुपरस्टार 100/100 क्यों नहीं आए क्लास में। ठीक है, तो अब हम अनुमानित आधार पे हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ लोग बड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं उनके बारे में, कुछ क्या पता उनकी एक्चुअल मजबूरी भी रही हो, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता ना उनके साथ में क्या चल रहा है, लेकिन हम अनुमान ही लगा सकते हैं भैया ये होगा, है ना। अब कुछ डायग्राम दिखा करके, जैसे कि कल मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, कल वाला ही डायग्राम निकाल लेता हूँ मैं, रुक जाइए। कहाँ गया कल का डायग्राम, ये रहा। यानी कि कुछ डायग्राम दिखा करके फिर आपके माइंड का पता लगाना, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चित्र बनाकर समझाना और फिर बाद में क्वेश्चन पूछना। इस मेथड को मैंने कल भी अपनाया था क्लास में, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपसे पिक्चर से समझाने की कोशिश किया था कि बताएं कि कौन ज्यादा आलसी है, कौन ज्यादा क्रिएटिव है, कौन ज्यादा पढ़ने वाला अच्छा बच्चा कौन है गर्ल्स ज्यादा किस चीज में आगे रहती हैं। तो मतलब कि कुछ चीजें होती हैं जो खाली हम डायग्राम से भी सिखा सकते हैं, डायग्राम में से फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनायर को चित्र प्रश्नावली कहते हैं, ठीक है, उसके ये उसके अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हम वीडियो भी ले सकते हैं, वीडियो दिखा करके कुछ पूछना, यानी कि इसकी लिमिट नहीं है कि 7 ही प्रकार होंगे, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और जैसे कि कई बार जैसे कि फिल्मों में किया जाता है, अक्सर जो सीरियल चलते हैं ना, जैसे कि अमिताभ बच्चन का चलता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें तो कम होता है। इसके अलावा जो और जो अलग अलग जो चलते हैं उसमें अलग अलग आवाज निकालते हैं, बोलते हैं कि पहचानो कौन है ये, है पहले दिखा देते थे आंखें पहचानो किसकी आंखें हैं ये, पहचान भी लेते थे और मिलता किसी को कुछ भी नहीं था। तो मतलब कि इस तरीके से होता था कि क्वेश्चन पूछ के सामने वाले को जज करना, मेन हमारा यही है क्वेश्चन आयर के जरिए। अब शेड्यूल को थोड़ा सा जानने की कोशिश करना, दोनों के अंदर छोटा सा अंतर है, मैंने अभी भी बताने की कोशिश किया था आपको, जब मैं फिर से दिखा देता हूँ डायग्राम आपको। देखिए जब आमने सामने बैठ करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बिल्कुल फेस टू फेस, इसको इंटरव्यू भी कहेंगे और इसको शेड्यूल भी कहेंगे। शेड्यूल की सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसमें जो
क्वेश्चन पूछने वाला भी सामने बैठा मिलेगा और उत्तर देने वाला भी सामने बैठा मिलेगा। जो सामने जो जज बैठे हुए हैं इसकी हर छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहे हैं, इसका पोस्चर, इसका बोलने का तरीका, कैसे आंसर दे रहा है, स्माइलिंग के साथ दे रहा है, सोच में पड़ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को सामने वाले जो जज बैठे हुए हैं ये जज कर लेते हैं और उसके बाद में ही डिसाइड किया जाता है कि इस पर्सन का हमें सिलेक्शन करना है या रिजेक्ट कर देना है। तो शेड्यूल सर इसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है इसमें, आई यस, थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्नों का ऐसा समूह जिसमें साक्षात्कारता मतलब कि जो इंटरव्यू लेने वाला है द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में आमने सामने प्रत्यक्ष, जो भी कुंदन जी आपने कहा ना, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि आमने सामने होना चाहिए, या फिर सामने बैठ के ही क्वेश्चंस को फिल कराओ, भैया मेरे सामने ही करना आपको ये चीज सारी, ठीक है। जस्ट लाइक इंटरव्यू है ये एक तरीके का शेड्यूल। अब शेड्यूल भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। जैसे अभी मैंने बताया ना, इसके अंदर क्या है कि जो ये अलग अलग जज बैठे हैं इसकी ड्रेस भी देखेंगे, ये इसने क्या पहना है ये चीज भी देखेंगे, ये कैसे आया है, इसने टाई कैसे लगाई है, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो इसको ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कहते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है, सामने वाले जो व्यक्ति होता है उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद में नंबर लगा देता है। जैसे कि हम करते हैं ना, हमें जैसे कि सामने कोई बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, हम आपस में बोलते हैं ना कि चल बता तेरे को कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बच्चा तेरे को ज्यादा पसंद है। अक्सर बॉयज ऐसा करते हैं, बॉयज बैठे हैं टोली में और सामने बहुत सारी गर्ल्स जा रही हैं, तो आपस में बॉयज क्या करते हैं, बैट लगाते हैं, चलो पहचानो भैया तुम्हें कौन सी पसंद है। गर्ल्स भी लगाती होंगी शायद इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी नोटिस करते हैं, हाँ ये तो मुझे अच्छी लगती है, ऐसा होना चाहिए, तो वो ऑब्जर्व करते हैं उन चीजों को, ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हो गया। या फिर ऑब्जर्व करके सामने बातें करना, ठीक है। अब शादी से पहले मीटिंग होती है, उसमें क्या होता है, ये शेड्यूल ही है ये, क्योंकि जो अरेंज मैरिज होती है उसमें क्या होता है कि लड़का लड़की पहले से तो नहीं जानते, तो क्या होता है ना कि लड़का आता है लड़की आती है, बैठते हैं, उनको 5 या 10 मिनट मुश्किल से मिलती है बात करने की। वैसे तो मुश्किल होता है कि इतनी देर में क्या होगा, हेजिटेशन ही इतनी सारी होती है, लेकिन एक तरीके से वो भी शेड्यूल ही होता है। उसमें वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या इस सामने वाली लड़की के साथ या लड़के के साथ जबरदस्ती तो नहीं हो रही है, इन छोटी छोटी चीजों को सामने वाले नोटिस कर लेते हैं। तो ये भी शेड्यूल ही है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेना। जैसे आपने देखा ना, मूवी का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वो कौन सी है, खिलाड़ी 786, ठीक है। खिलाड़ी 786 में क्या करता वो अक्षय कुमार जी जब जाता मुंबई अपनी पूरी पंजाब की अपनी टोली को लेकर के, तो वो कौन सी एक्टर नहीं होती, नाम तो मुझे पता नहीं, ऊपर से गमला मारती है, उसको पैर में सैंडल चुभोती है, और थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या कर रही है लड़की, है ना। तो ये भी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल के अंतर्गत आएगा, सामने उसकी हरकतें देख करके उसके नेचर को पता लगाना, ठीक है जी। अब आगे अगला बताया गया है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन, मतलब कि अब उसको रेट देना, नंबर देना। अब हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, अब ये बताना कि हाँ भैया हाँ मुझे पसंद है या नहीं पसंद है मेरे को, या मेरे दृष्टिकोण से मैं इसको 80% स्कोर देता हूँ। जैसे आप लोगों ने भी एक तरीके से ऑब्जर्व किया हमारे टीचरों को, जो आपको 3 बजे क्विज करवा रहे हैं, है वो आमने सामने आपके बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बाद में आप लोगों ने उनको नंबर दिया कि हाँ जी शालिनी जी को हम 90% देते हैं, 85% देते हैं, बाद में उसको रेट दिया जाता है अपने, ठीक है। उसको इवेल्युएशन शेड्यूल कहते हैं। प्रलेखन अनुसूची, इसमें क्या होता है कि जैसे कि लिखित सामग्री के लिए, मतलब कि उसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए इस चीजों का इनका यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पर्पज से तो बहुत सी सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं कि शेड्यूल क्या है।
लेकिन मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा डीप ले लिया है ताकि आपको पीएचडी में भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, क्योंकि आप सभी को पीएचडी का भी इंटरव्यू देना है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर की चीजें भी ले ली है। संस्था सर्वेक्षण, जी बताइए। सर ये जो शेड्यूल है वो किसके मतलब अंडर में आएगा, इंटरव्यू के या क्वेश्चनर के? मतलब क्वेश्चनर भी हम सामने बैठ के फिल करवा सकते हैं, तो ये दोनों schedule से किसके अलग है, अंदर में? अलग है ये, दोनों से अलग है, सेपरेट है ये। क्योंकि इसको मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जैसे कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो कि क्वेश्चन है वो हम अ, जैसे ओरल करते मैं हैं इस या आधार पे लिखित यहाँ पे फॉर्म कह में? रहा हूँ, अगर ये इसमें होता तो यहाँ पे इसको अलग से स्थान नहीं दिया जाता, समझ रहे हो? जी, तो मतलब इसमें क्वेश्चन जो है हम ओरल करते हैं या फिर लिख के पूछ सकते हैं, दोनों होता है क्या? शेड्यूल में, जी हाँ ये बात थोड़ी विचारने की, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। शेड्यूल में ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो सामने बैठ के होनी चाहिए, लेकिन सामने ही फील करवा के भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, सामने ही रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन सामने होना जरूरी है इन चीजों, ठीक है। जी तो ये चीजें सिंपल सी आप पढ़ लेंगे इन चीजों को, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके अपने अपने लाभ है, अपने अपने हानि है, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि शेड्यूल और क्वेश्चनिंग में क्या अंतर है, जैसे कि जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको प्रयास किया था, क्योंकि शेड्यूल की क्या खासियत है कि वो सामने बैठ के ही पॉसिबल है। अब सामने वो नहीं बता सकता कई बातों को, कई क्वेश्चन सामने नहीं बताए जा सकते, उनके आंसर बताना भी चाहता है तो भी हेजिटेशन होती है, भैया क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये मैंने अगर ये आंसर कर दिया तो उन लोगों के लिए वो पीछे अगर सिक्योर फील करते हैं तो उनके लिए वो रिटर्न वाला प्रश्नावली जो है वो ज्यादा उत्तम है, पीछे से भर के आप दे दो, सामने उनके ना करो। हम्म, तो अपना अपना फायदा और अपना अपना नुकसान इसका, ठीक है। अब हम आते हैं डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर, क्योंकि अगला पॉइंट हमारा यही है। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ इस डायग्राम के जरिए। और डाटा प्रोसेसिंग डाटा एनालाइजेशन के अंतर्गत आता है ये, चलिए क्या हो गया, देखिए ये मैं यहाँ से मैंने पिक्चर उठाने की कोशिश किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे कि हमने रो डाटा इकट्ठा किया। अब हम पढ़ रहे हैं डाटा एनालाइज, जैसे कि जो हमने उस दिन मैंने आपको एक सिंपल पेपर से समझाने की कोशिश किया था, ये रहा हमारी क्लास का स्कोर था ये। और हम लोगों ने सीखा था यहाँ पे कि एनालाइज हम कैसे करें, तो बच्चों ने काफी लोगों ने पकड़ा भी था कि हाँ देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन तीनों का परसेंटेज हम दे सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड के द्वारा इसको कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे स्कोर को ही हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद तो ये एनालाइज होगा ना कि एक्चुअलिटी में हमारे टीचरों का क्या स्कोर आया है, तो ये भी एनालाइज किया, यानी कि एनालाइज में हमें वो हर चीज देखनी है जो हमारे डाटा को खराब कर रही है, उन कमियों को निकाल देना ही उत्तम है। डाटा एनालाइज में यही होता है, और प्रोसेसिंग भी उसी के अंदर का एक पार्ट है। और इसके बाद में डाटा प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है कि जो निष्कर्ष हमारे पास आ गया, उसके बाद में फिर एक मेन कंक्लूजन आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बहुत सारे डाटा हैं, ये है तो कई चीजों की, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि ये सारा एक ही है, ठीक है। कि किसी ने, कुंदन जी ने इस तरीके से कलेक्ट कर दिया, नीरज जी ने इस तरीके से डाटा को कलेक्ट कर दिया है, माधवी जी ने इस तरीके से कर दिया। अब लास्ट में भैया मुझे निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष में क्या करूंगा, इन सब की जो छोटी छोटी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके एक अलग से मेन फाइनल रिजल्ट बना दूंगा।
तो ये कंक्लूजन हो जाएगा। तो उसमें मैं छोटी छोटी जो गलतियां हैं उन गलतियों को दूर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे आप इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि डाटा प्रोसेसिंग का ये स्टेप बताया गया है, डाटा प्रोसेसिंग। जैसे कि इनपुट डाटा, मतलब कि ये हमने रो डाटा इकट्ठा किया, ठीक है, ये रो डाटा है। जैसे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ऊपर नॉर्मल सीधा लिख दिया, डेज को भी सिंपल तरीके से लिख दिया, क्योंकि रो डाटा है, नॉर्मल रफ कैसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो 35, और क्योंकि अगर हम लास्ट वाले को मैच करते हैं कि मंडे पे 35, ट्यूसडे पे 34, ये भी सीक्वेंस में ही लिखा गया है और नीचे भी सीक्वेंस चल रही है, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहा है। और जबकि हम ये आउटपुट वाले डाटा को देखते हैं, देखो कितना क्लियर है, क्लियर तरीके से समझ आ रहा है कि फ्राइडे को 36 था, वेडनेसडे को 33 था, क्लियर समझ आ रहा है ना। लेकिन पहले वाला क्लियर समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। तो इसमें काम किसने किया, जो प्रोसेसिंग है, जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में क्या किया, पहले तो हम अरेंज कर देंगे सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर पहले लिख दिया और नीचे डेज लिखे हुए थे, तो हमने मैनेज कर दिया कि मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, इस तरीके से एक अरेंज में लगा दिया, सॉर्टिंग कर दिया। अगर कोई गलती थी वो गलती को भी दूर कर दिया है, कंबाइन कर दिया। अगर कोई जरूरत पड़ी तो हमें कोई 2 दिन को मिला करके, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन का मुझे टेम्परेचर बताना है, तो मैं क्या करूंगा, 34 + 33 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 33.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों दिन का जो है इतना टेम्परेचर आता है। पूरे वीक का तो सारे वीक को मिला करके मैं 6 से 7 से जितने भी दिन हो गए उससे डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम पूरे वीक का टेम्परेचर एक तरीके से निकाल सकते हैं कंबाइन करके। इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब कि प्रोसेसिंग का मतलब कि उसकी कमियों को दूर कर देना, उस डाटा के अंदर जो गलतियां थी उनको दूर कर देना। जैसे कि हमने इसके अंदर भी किया था, यहाँ पर इस डाटा के अंदर जो ये लाइन के अंदर जो कुछ गलती है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि इन्होंने वो क्लास ली ही नहीं, तो रैंकिंग कैसे दे देंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया गया। लेकिन इसको अगर हम 0 लगाएं तो कुंदन जी के साथ नाइंसाफी हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे 100 दें तो और लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे अब ये हमारी सिरदर्दी बढ़ गई। अब क्या करें भैया, तो हम क्या करेंगे, अब एवरेज लेंगे। एवरेज यहाँ पे लगभग 68 आती है, 67, 68, तो यहाँ पे हम एवरेजली अप्रोक्स 68 लगा करके यहाँ पे 68 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, डाटा को हमने कंक्लूड कर लिया, एक निष्कर्ष तक पहुंच गए, उसको शॉर्ट कर दिया हमने। अब इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि टोटल कितने कैंडिडेट्स ने फीडबैक दिया, 12 कैंडिडेट ने फीडबैक दिया। अब 12 कैंडिडेट को अगर हम 100 से देखते हैं तो 12 कैंडिडेट का लगभग कितना हो गया, 100 के हिसाब से 1200 स्कोर होना चाहिए, है ना। तो मतलब कि टोटल स्कोर कितना होना चाहिए, 1200। तो मतलब कि अगर मैं निशा जी की परसेंटेज निकालता हूं तो 100 बाई कितना हो गया, 1200, और मल्टीप्लाई में जो इनका स्कोर आया है, मल्टीप्लाई करके जो इनका स्कोर आया 1024। अब इसके बाद में ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी। आगे जो भी आंसर आएगा वो एक परसेंटेज में आ गया। मान लेते हैं इनकी परसेंटेज 85% आती है, समझ रहे हो। अब एक तो मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूं कि निशा जी का स्कोर 90, 90, 82, 97 और इतना आया है, और एक मैं सीधा का सीधा ये बता दूं कि निशा जी 85%, कुंदन जी 70%, पवन जी 75%। तो मैंने डाटा को शॉर्ट कर दिया ना, बड़ा डाटा छुपा के एक ऐसा डाटा सामने लेके आया जो पूरे बड़े डाटे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में। तो इसी को ही डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या, मैं ज्यादा तेजी तो नहीं बता रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, बड़े डाटा को क्लीन करके एक छोटा डाटा बना देना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच जी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए डाटा जो है, दोबारा से इमेज दिखा देता हूं मैं, इमेज से ज्यादा क्लियर होएगा आपको। ये रहा,
यानी कि हम कुछ भी करें, हमें जो फाइनल डाटा है वो हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि वो दिखते ही हमें समझ आ जाए। शॉर्ट डाटा होना चाहिए वो हमारा, उसे डायरेक्ट दिखते ही रिजल्ट दिखना चाहिए हम लोगों को, तो है डाटा प्रोसेसिंग का फायदा। इसको एक पिक्चर से और मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे कि ऊपर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब डाटा प्रोसेसिंग में क्या करेंगे कि एक तरीके से जैसे कि कीप काम कर रही है, एक जो चीज चाहिए उसी चीज को ये छान के नीचे भेज रही है, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमारा पर्पज क्या है, उसी उसी को हम लेंगे, बाकी चीजों को हम नहीं लेंगे। तो ये डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएगा। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, डाटा प्रोसेसिंग क्या होगा, कोई भी डाटा होगा, प्रोसेस मतलब कि उसको सॉर्ट करेंगे, उसकी गलतियों को दूर करेंगे, और उसके बाद में हमें एक सूचना मिलेगी। जैसे कि अभी हमें सूचना मिली कि हमारे पहले चारों टीचरों में निशा जी ने सबसे ज्यादा स्कोर किया, तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई ना कि हमारे 4 टीचरों में निशा जी बेस्ट हैं, उन्होंने बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया। तो कोई भी डाटा होता है उसका प्रोसेसिंग करने के बाद में सामने बाद में एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक कंक्लूजन के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे वही चीज दोबारा दोबारा से बताई जा रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रो डाटा होता है, उसको प्रोसेसिंग करके उसकी जो गलतियां है, वेस्ट है होते हैं, उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसमें चीजें मैंने बता दी आपको। हाँ, ये थोड़ा स्टेप्स और पढ़ लीजिए। स्टेप्स मैं अगले पेज से एक साथ बता देता हूँ, आप इसको छोड़ दो। ये रहा, इससे मैं एक साथ बता देता हूँ आपको। ठीक है, वो पीछे मैंने लिखा हुआ आप पढ़ लेना अपने यहाँ पे। डाटा प्रोसेसिंग के ये कुछ स्टेप्स हैं कि जैसे कि पहले तो कलेक्शन होगा। कलेक्शन किस फॉर्म में होगा, रो डाटा के फॉर्म में होगा। जैसे आप लोगों ने फीडबैक दिया, वो रो डाटा के फॉर्म में आप सभी लोगों ने दिया, और बाद में क्या हुआ, हमारे जो बहुत विश्वसनीय जो हमारे हैं, हमारी टीम के सदस्य, उन्होंने क्या किया, रो डाटा को इकट्ठा किया, उसको सिस्टमेटिक बनाया, कुछ गलतियों को उन्होंने दूर किया, कुछ गलतियां उन्होंने भी दूर किया, और कुछ गलतियां रहेगी उसको अब मैं दूर करूंगा। है, यानी कि ये सारी जो चीजें हो रही है प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएंगी। उस डाटा को लास्ट में हम परसेंटेज की फॉर्म में रख देंगे, वहां तक कंक्लूजन तक डाटा प्रोसेसिंग चलता रहेगा। और अब आगे जितने भी टीचर आएंगे उन सबका डाटा बनता जाएगा और डाटा प्रोसेसिंग होती जाएगी, उस डाटा को क्लीन करते जाएंगे। इसमें हम कोई भी टूल्स का भी अपना सकते हैं। टूल्स जैसे कि यहाँ पे हमने सिंपल परसेंटेज लिया, मीन मीडियन मोड भी लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है कि किस तरीके से हम उसका रिजल्ट निकालें, आउटपुट हम क्या निकालें उसके हिसाब से। ठीक है, प्रोसेस मतलब कि इसमें ऑब्जेक्टिव के अनुसार, ये भी ध्यान रखना, हमारा पर्पज क्या है, उस पर्पज के अनुसार हमें रिजल्ट निकालना है, क्लीन करना है। नहीं तो बिना पर्पज के अगर हम करने लग जाएंगे तो हमें नहीं पता हम कहाँ चले जाएंगे। जैसे कि डाटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि इन चारों टीचरों में बेस्ट कौन है, सिर्फ इतना पहचानना। लेकिन अगर हम इसके अलावा कुछ और चीजों को भी नोटिस करना चाहें तो वो ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा, और उसके आधार पे फिर हमारा जो एनालाइजिंग का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस पर्पज से, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए उस डाटा को हम क्लीन कर रहे हैं। उससे हमें उनकी गलतियों को पहचानने में मदद मिलेगी और जल्दी से हम उनको दूर कर देंगे, और जो हमारा रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट मतलब कि आउटपुट, यानी कि मीनिंगफुल डाटा। जो चीज हमें चाहिए वही डाटा आएगा हमारे पास में, जो नहीं चाहिए वो नहीं, वो पहले ही दूर हो चुका है। जैसे आप लोग चाय बना रहे हो, आप लोगों को चाय चाहिए ना, चाय पत्ती तो नहीं चाहिए, वो चाय पत्ती छन गई ना ऊपर, तो मतलब कि वो डाटा प्रोसेसिंग हो गया। नींबू पानी बना रहे हो, छान दिया, वो नींबू के दाने हैं, नींबू के अलग अलग वो चीजें हैं, वो ऊपर छन गई, नीचे क्लीन आपके पास मीनिंगफुल वाटर आ गया है, उस चीज को आप यूज करोगे। तो वो डाटा प्रोसेसिंग है जो छननी ने काम किया,
चाय को छान दिया। ऐसा ही हम अपने मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, अपने माइंड्स के द्वारा, हैं, लॉजिकल माइंड के द्वारा किस तरीके से डाटा को शुद्ध करेंगे, उसको छानेंगे और यूजफुल डाटा जो हमारे ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो होना चाहिए उसको हम बनाएंगे। अब मीनिंगफुल डाटा बन गया, अब फिर हम क्या करेंगे, स्टोर भी करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्टोरेज करना हमारी, जल्दी बताओ मुझे, हमारे सिस्टम होते हैं, कौन सा सिस्टम होता है जो स्टोरिंग के ऊपर वर्क करता है, जल्दी बताओ, कम ऑन। डाइजेस्टिव। एनाटॉमी फिजियोलॉजी। स्प्लीन। स्प्लीन थोड़ा सा अच्छा पकड़ा है, और अच्छा, स्प्लीन सिस्टम थोड़ा, लेकिन वो तो ऑर्गन है। डाइजेस्टिव ओ सिस्टम। या अरे कमाल कर दिया मेरे। यूरिनरी सिस्टम। अरे मोहित जी, सिर फोड़ूंगा आपका। और सबसे ध्यान से, अरे एंटीबॉडी समझ आया, कोरोना वायरस आ गया, इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। एक ही बार तो एंटीबॉडी बनाओगे। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? हाँ, इम्यून वहाँ पे सिस्टम। हमने क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? एक बार एंटीबॉडी बन गई तो दोबारा वो प्रॉब्लम आएगी तो हमें इफेक्ट नहीं डालेगी। एक बार कोरोना वायरस आ गया, दोबारा जब वो आएगा तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। और क्योंकि इम्यून सिस्टम का अपना काम होता है कि वो उस चीज को स्टोर रखता है, मेमोरी को। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। मीनाक्षी जी भी आज लेट आंसर आया, कंफ्यूज हो गई हमारे डॉक्टर साहब है, ताकि फ्यूचर में वो आप सुन नहीं रहे थे। लेट बोला आपने, उससे पहले मोहित जी, पूजा जी बाजी मार गए हैं। कोई बात नहीं, अच्छा है, ऐसे ही आप थोड़ा सा पढ़ते रहो, पुरानी पुरानी चीजें भी आप ताजा होती रहेंगी। तो क्या है कि फ्यूचर में वो चीज काम आए हमें, ताकि बार बार में दोबारा दोबारा हम डाटा थोड़ी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर सामान्य रूप से हम एक रिटर्न फॉर्म में कर देते हैं, बुक बना के कर देते हैं, या वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, जो ऑलमोस्ट जो रिसर्चर करते हैं। किसी भी तरीके से आप उस चीज को स्टोर कर लेते हो, ताकि फ्यूचर में अगर आपको उसी तरीके का डाटा इकट्ठा करना पड़े तो आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। आप कहोगे कि मैंने ही तो कलेक्ट किया था, तो मैं अपना ही प्राइमरी डाटा यूज कर रहा हूँ, या आपका कोई दोस्त कोई यूज करने लगे, आप बोलो कि मैंने तो किया था भैया, मेरी रिसर्च का फायदा उठा ले। तो अगर आपने स्टोर किया होगा तभी तो आप अपना डाटा उसको दे पाओगे, नहीं तो कैसे दे पाओगे? तो स्टोरेज भी बहुत जरूरी है। सर जैसे हम हमारे फैट स्टोर होते हैं जो हम लंघन करते तब यूज होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। ग्लाइकोजन के रूप में हमारा फैट बनता रहता है और हम मोटे कद्दू जैसे हो जाते हैं। फास्टिंग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जैसे क्या शोधगम का होगा? काम करती है, उसके अंदर सारे, शोधगम। हाँ, साइनॉप्सिस वगैरह, वो थीसिस वगैरह उसके अंदर स्टोर होते हैं, जिससे पता लगाते हैं कि हाँ ये कौन से नंबर के, और ये चोरी वगैरह सब बचाते हैं जिससे। जी 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 जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे भी और भी हैं बहुत सारे जहाँ पे हम डाटा को स्टोर सर करते हैं। हाँ, सर इसको टर्सरी डाटा भी बोलते हैं क्या, रेफरेंस को? टर्सरी। जैसे प्राइमरी डाटा जो हम खुद बनाते हैं, सेकेंडरी जो हमारा कोई यूज करता है, तो टर्सरी डाटा भी बोलते हैं क्या सर, जो हम रेफरेंस दिए देते, लास्ट में दे देते हैं रेफरेंस कि यहाँ से हमने लिया, या फिर कुछ जैसे? मैं समझ भी, रहे हैं? लेकिन ज्यादा मुझे पता नहीं इसके बारे में, किसी वो और तो को पता हो अपेंडिक्स के तो बता अंदर दीजिए। आता है सर, वो अपेंडिक्स के अंदर आता है शायद, रेफरेंसेस। तो ज्यादा नॉलेज नहीं है मयंक जी मुझे इसके बारे में, किसी में और को पता हो तो बता दीजिए। सर ये अपेंडिक्स के अंदर हम लिखते हैं लास्ट में, जब हम अच्छा, डिसर्टेशन बनाते हैं ना, तो उसमें लास्ट में हाँ समझ अपेंडिक्स के गया अंदर समझ गया। रेफरेंसेस लिखते हैं। एंड में जो लिखते हैं ना, वो हम उसमें रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि इस ऐसा मैंने हठयोग पर दीपिका में पढ़ा, ऐसे मैंने स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में पढ़ा, मोहित जी ने पुस्तक लिखी उसमें ऐसा लिखा हुआ था। अपेंडिक्स यानी कि जो वेस्ट अलग एक्स्ट्रा चीजें हैं, उन चीजों में उसमें हम एंड में लिख देते हैं उन चीजों को। हिंदी में शायद इनको परिशिक्षित बोलते हैं, मे भी ऐसा कुछ लिखा जाता है हिंदी में इस वर्ड को, बुक के एंड में। परिशिष्ट, हाँ जो परिशिष्ट आपने हिंदी में सर बोलते हैं। सर जो आपने बताया था ना, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा,
तो मैंने वहां पे देखा था टर्सरी डाटा भी होता है, टर्सरी डाटा में वहां पे उसको रेफरेंस को रख दिया था कि आप वहां से जाके देख लेना, वहां पे ये लिखा हुआ है ऐसा। वही बात वही है मयंक जी, वही है परिशिष्ट में वही होती है चीजें। आप केवल धाम की पुस्तक उठा के देखना, परिशिष्ट सबसे ज्यादा वही लिखते हैं। एंड में देखना आधी किताब तो परिशिष्ट की भरी होती है उनकी। नहीं, सेकेंडरी का मतलब दूसरे का डाटा और प्राइमरी का मतलब अपना डाटा, तो बाकी जो आएंगे और तो secondary में ही आएंगे। हाँ, और परिशिष्ट लिखना जो लिखता है उसको ज्यादा अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक तरीके से एक तो अहम भाव नहीं आता कि सारी चीज मैंने ही लिखी है, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता। परिशिष्ट का मतलब कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कोई वर्ड लिखे हैं तो मैंने उनका ही नाम लिखा है, अपना नाम नहीं दिया उनकी लाइन में। उन्होंने जो कोटेशन दिया मैंने लिख दिया कि ये एपीजे अब्दुल कलाम की कोटेशन है, मेरी कोटेशन नहीं है। लेकिन कई लोग अपने नाम से कोटेशन दे देते हैं, है उनकी कोटेशन, नाम वो अपना दे देते हैं, वो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए रेफरेंस दे देना चाहिए। अभी तो ये भी ये जो दूसरे का रेफरेंस है ना, तो ये देना ही पड़ता है। अगर 15 या 12.5% से ज्यादा अगर दूसरों के लेंगे, मतलब डाटा या कुछ भी कोटेशन थीसिस के टोटल लाइन से, तो ये थीसिस ही रिजेक्ट हो जाता है ऐसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हो जाती है भैया रिजेक्ट, क्योंकि लोग अक्सर करते हैं, वो ये शो करना चाहते हैं कि सारा उनको ही पता है, सारी चीज उन्होंने ही किया है। एक अहम भाव आ जाता है उन लोगों के अंदर, और ये सर अच्छे कितने रिसर्चर की परसेंट, पहचान कितना नहीं है। अच्छा परसेंट रेफरेंस ले रिसर्चर सकते हैं बताया अभी? क्या जी? हेलो जी सर, अभी बताया ना कि कितने परसेंट हम रेफरेंस ले सकते हैं किसी और से, अभी बताया ना। ये रिसर्च लेवल के हिसाब से है, लेकिन 10 से 15% ऐसे वेरी होता है। 15? 15 ओके ओके, समझ गया समझ। ठीक है, रेफरेंसेस बहुत जरूरी है। अगर कोई बात मैं आपको बता रहा हूँ और कल को आप वो अपने रिसर्च से लिख रहे हो, तो आप लोग लिखोगे कि राहुल जी ने ये बात कही, और मेरे कोटेशन को आप अपनी कोटेशन बना दोगे, तो ये एक फ्रॉड माना जाता है। तो ये बोलते हैं कि उसने उसकी लाइनें तो चुरा ली और जिसने कोटेशन दिया उसका नाम डाला ही नहीं। तो उसको रिसर्चर को अब चीज का ध्यान रखना। मीनाक्षी जी कुछ कह रहे हो आप? जी सर। सर इसमें ये होता है ना मेनी डिफरेंसेस में, तो जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स लिखते हैं ना, तो उसको भी हम रेफरेंसेस में डालते हैं। और जो बुक्स हमने ली है, जिससे डेफिनेशंस ली है कोई सी, या फिर वेरिएबल की डेफिनेशन हमने लिखी, तो उन बुक्स को डालते हैं। तो इसमें हमारे रेफरेंसेस मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने किन से लिया वो लिए जाते हैं, और बुक्स मेनली जनरली ली जाती है कहाँ से हमने लिया है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, समय काफी हो गया तो मैं यहीं पे स्टॉप होना चाहूंगा। तो ये जो कुछ टॉपिक रह गया कराना था मुझे, लेकिन मैं भागा फिर भी छूट गया, तो ये हम कल कवर कर लेंगे। डाटा एनालिसिस का कुछ पार्ट रह गया, और इसके बाद में जनरलाइजेशन का पार्ट रह गया। कोई बात नहीं, हम एक सर मैं लेक्चर और लगते हैं। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि वो लिया कैसे जाता है। जी, आप दिखा दीजिए, मोस्ट वेलकम। स्क्रीन शेयर ऑप्शन है क्या अवेलेबल? जी जी, अवेलेबल है, आप खोल लीजिए, मैंने अपना बंद कर दिया। शॉर्ट में बताना चाहिए। विश्वनाथ जी कहाँ चले गए? हाँ यही हाँ, कौन? देख ये खोल रहा हूँ इसमें से। खोल लीजिए। तब तक किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। किसी का कोई शंका, कोई डाउट आज के टॉपिक में? आज का नहीं है, लेकिन पुराना है भैया। हाँ जी, पुराना आने दो जी। इंडक्टिव और डिडक्टिव में जो स्पेसिफिक टू जनरल जनरल तो स्पेसिफिक है ना, वो चीज समझ नहीं आ रही। वो अच्छा, दोबारा वो पढ़ नहीं रहा था, समझ नहीं आई। आया, बताता हूँ। मेरा भूल गए वो, मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, याद आया? रोटी बनाने वाला, बताओ किस में आएगा? आटा आटा आप वो तो सान रहे थे इंडक्टिव में उसका। आएगा। इंडक्टिव में आएगा। अच्छा, और
अगर मैं आपको पहले से फार्मूला दे दूं और फिर आप उस वो चीज को डिडक्टिव बनाओ में तो आएगा। ठीक है। आप बताओ क्या पूछना आपको। अब उसमें एक जो पॉइंट था आपका कि स्पेसिफिक टू जनरल, ये इंडक्टिव में था, तो वो समझ में नहीं आया कि इंडक्टिव में मतलब क्या है उसका। देखिए स्पेसिफिक टू जनरल कि वो यानी कि स्पेसिफिक, मैंने कहा कि ये चीज मैंने आटा ऐसे बनाया जाता है, मैंने इंडिविजुअल सीखा ना। अब मैं कहूंगा आप सभी लोग भी ऐसे ही करो। जैसे रामदेव जी ये मेथड अपनाते हैं, रामदेव जी बोलते हैं कपालभाति पे मैंने रिसर्च किया, चाहे उन्होंने 10 लोगों पे रिसर्च किया हो, मेरे 10 लोग ठीक हो गए, अब मीडियम आके बोल रहे हैं करोड़ों लोगों के बीच में सब लोग करो सब ठीक हो जाओगे। तो वो क्या किया, वो स्पेसिफिक टू जनरल कर दिया उन्होंने, इंडक्टिव मेथड लगा दिया, समझे। हाँ अब आ गया भैया। समय ट्रेंड में चल रहे हैं सर रामदेव बाबा जी। जी हाँ विश्वनाथ जी, आप समय हाँ, लोगे क्या। नहीं हो रहा है, हुआ है, मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। और एक क्वेश्चन, हेलो हाँ जी अजीत जी बताइए। सर, आज का ही ये है मतलब कि दिख रहा ये है। शेड्यूल वाला में से जी शेड्यूल वाला से क्वेश्चन है ये। तो शेड्यूल जो है क्वेश्चनर में दोनों में जो है विश्वसनीय जो है बहुत बताए थे, ये क्वेश्चनर ज्यादा विश्वसनीय है। तो शेड्यूल में तो सर फेस टू फेस होता तो वो ज्यादा विश्वसनीय न हुआ। फेस टू फेस देखिए क्वेश्चन करते हैं फेस ये टू फेस क्वेश्चन करते हैं। ये अब और क्या फेस टू छोटे फेस, क्षेत्र में और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है इसमें। सुनिए हर चीज को सुनिए जी मैं बताता हूँ। हाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस पता है आपको। जी सर। अब ये बताइए फेस टू फेस जो चीज हो रही है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। फेस टू फेस हो रही तो ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ना। जी, और जो क्योंकि क्वेश्चनिंग फॉर्म में इंद्रिय हो का रही यूज है, करते हैं सुनिए जी, वो सुनिए डाटा क्वेश्चनिंग फॉर्म में हो जी रही है, 20 क्वेश्चन जी, मैंने भरने के लिए दिया, तो वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। वो क्वांटिटेटिव में आ गया। ठीक है। अब साइंस किसको मानती है, क्वांटिटी को या क्वालिटी को। साइंस तो क्वांटिटेटिव को मानती है। ठीक है तो आंसर मिल गया। क्वेश्चनिंग क्यों ज्यादा साइंस मानती है, रिलायबल मिलती है। सेटिस्फाई हुए। सर जी सर। जैसे आपने बताया था ना, कुछ बातों के जवाब हम आमने सामने नहीं दे सकते। जो क्वेश्चन हाँ में मैं बता सकती हूँ जवाब, वो आमने सामने आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लो जिसका मैं नहीं दे सकती हूँ, तो वो शेड्यूल में इसलिए कम विश्वसनीय है शेड्यूल। तो अजीत जी, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बताने का मैंने कोशिश किया, आप समझ पाए उस तरीके से। यस सर, थैंक यू, समझ मोस्ट गए उसी वेलकम। तरह से। जी विश्वनाथ जी आप स्टार्ट कर हाँ, सकते ये देखिए, अभी ये कलर दिख रहा है, देखो ये समझो ये असिम्प्टोमेटिक फेज है इसमें। ये लाइन उन्होंने लिखी है, ये 1 2 3 लाइन लिखी है, ये लिखा है 24 दिख रहा है, 24 या 25 दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। जी जी हाँ जी जी। ये दिख रहा है, ये फिगर 2 6 2 22 ऐसे नंबर। ये जूम इन, हाँ जूम इन किया था, तो ये जो है ना, तो ये सब जो लिखा है, तो हर एक सेंटेंस का वो रेफरेंस देते हैं। अब पहले से देख लीजिए, ये राइट साइड की जो ये है कॉलम है, प्यारा है, तो इसमें ये देख, ये अभी 4 लाइन लिखी, उसका रेफरेंस यहाँ पे। ये नीचे 4 लाइन लिखी, उसका रेफरेंस यहाँ है। 4 लाइन हो गई, फिर से रेफरेंस। ये सब जो है, ये सभी देख लीजिए, सभी पूरा जो थीसिस है उसमें हर एक जो सेंटेंस है, तो वो कहाँ से लिया है वो दिखा है। तो ये लास्ट में जो साइटेशंस या रेफरेंसेस दिखते हैं, ये इसमें आएगा। ये देखिए अभी दिख रहा है, ये 3 वाला है, 4 वाला है, और ये जो है ये थीसिस के नेम है, और उसके लिखने की भी एक ढंग रहता है, एक तरीका रहता है कि जो रिसर्चर है उसका नाम आएगा, जिसके नाम से रिसर्च किया जाएगा। ज़्यादा रहेंगे तो मेन रिसर्चर का नाम आएगा, और एट ऑल रहेगा, थीसिस सब्जेक्ट रहेगा, ये कौन से जर्नल में किस एडिशन में वो पब्लिश हुआ इसका रहेगा। तो ये अगर हम कौन सा भी एक
सेंटेंस लेते हैं, समझो ये वाला सेंटेंस है, तो ये 91 आएगा यहाँ पे। तो ये 91 आगे जाके हम देखेंगे तो ये 91 आपको 91 के बारे में अगर आपको पूरा जानना चाहिए तो ये ऐसे 91 नीचे आएगा, उसमें पूरा रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो हर एक सेंटेंस जो है उसको पूरा रेफर करते हैं ये लोग। मतलब ये बहुत ही अच्छा जर्नल है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल जर्नल है, तो पबमेड में पब्लिश हुआ है ये। तो ऐसा रहता है। तो ये बहुत हाई क्वालिटी चीज है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। और ये आप ये तो हाई जर्नल हो गया। आप केवल धाम की कोई भी पुस्तक उठाना, उसमें भी मिलेगा। बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर में भी मिलेगा। हमारी योग की पुस्तकों में भी टीचर्स इन चीजों का यूज करते हैं। ध्यान से देखोगे तो जरूर मिले। शिव संहिता देखना केवल धाम की, आदि शिव संहिता तो परिशिष्ट की भरी पड़ी है, आदि के अंदर मैटर है। तो रेफरेंसेस बहुत जरूरी होते हैं। और आप लोग भी जब आगे कभी अपनी थीसिस रिपोर्ट बनाओगे, अपने रिसर्च बनाओगे, तो इन चीजों को आप सभी लोग ध्यान रखना। जी मीनाक्षी जी कुछ कह रहे हो आप? बस सर एक चीज इंक्लूड करना था कि जो हम रेफरेंस लिखते हैं ना वो दो तरीके से लिखते हैं, एक एपीए के अकॉर्डिंग, एक एमएलए के अकॉर्डिंग। तो जो एपीए होता है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है, उसमें बताते हैं कि जो पहला नेम है वो आपके रिसर्चर का होगा, फिर आप उसका ईयर लिखोगे। फिर जो मॉडर्न लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन होता है एमएलए रेफरेंस फॉर्मेट, वो भी लिखा जाता है। उसमें भी आपको बताया जाता है, उसमें ईयर जो है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो ये कुछ फॉर्मेट है, उनका यूज करके हम रेफरेंसेस लिखते हैं। हाँ हाँ, अभी ये उसमें आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे ना रिसर्च रिपोर्ट, जो मैं कल या परसों आपको पढ़ाऊंगा, ये उसमें चीजें मैं आपको बता दूंगा इन चीजों को, है ना। ये आज विश्वनाथ जी ने पहले ही बता दिया आपको। ये वैसे रिसर्च रिपोर्ट का टॉपिक था ये, कोई बात नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया तो आपको आंसर भी मिल गया। थैंक यू विश्वनाथ जी, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। आप किसी का कोई विशेष डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आज जो मैं कराया है मैं वो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और फिर हम संपन्न करते हैं आज की कक्षा को। ठीक है, ठीक है, मुझे बताएंगे राधिका जी, मुझे बताएंगे राधिका जी, शेड्यूल में और क्वेश्चनर में अंतर बताओ। भैया क्वेश्चनर मतलब फॉर्मल रहते हैं, उनमें आप कुछ भी लॉजिक अपने मन से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। शेड्यूल में आप कुछ भी ऐसा क्वेश्चन कर लोगे कि सामने वाले को आंसर देने में तकलीफ हो या झिझक हो, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह का नहीं होगा, साइंटिफिक होगा क्वेश्चन, और शेड्यूल साइंटिफिक नहीं होगा। नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं लगा सकते, लेकिन ज्यादातर सही है शेड्यूल सर। में आमने सामने बैठकर भी प्रश्न किए जाते हैं शेड्यूल में। भी शब्द यूज किया, इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ है क्या? ऑब्जर्वेशन भी होता है भैया, और कितनी बार अच्छा, ऑब्जर्वेशन से डिसीजन ले लिए जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों को, टीचर से हम लोगों से क्वेश्चन पूछते रहते हो आप? आप तो बहुत अच्छे टीचर हो भैया। अच्छा, एक ठीक भी है जी। क्लास मिस का करी भैया, 6 महीने से ले रही हूँ ना क्लास। जी एक क्लास भी मिस नहीं करी है मैंने, सबसे ज्यादा प्रेजेंट मेरी ही है। चलो जी, अच्छी बात है जी। आप बिना अटेंडेंस भी आ रहे हो, यूनिवर्सिटी में बच्चे अटेंडेंस के लिए जाते हैं, और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के टॉपर बच्चे हमारे क्लास में आते हैं और कोई अटेंडेंस नहीं होती है, फिर भी आप लोग आ रहे हो। तो ये मेरा ही लकी मैं मानता हूँ अपने आप को। अब मुझे बताएंगे कि डाटा प्रोसेसिंग के बारे में, मुझे जो शालिनी नाम से आईडी है वो मुझे बताएं। सर डाटा प्रोसेसिंग जो होती है उसमें ना सबसे पहले जो डाटा होता है उसमें प्रोसेस के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वो होता है रियल डाटा। और इसमें सबसे पहले प्रोसेसिंग में होता है, इसे अरेंज किया जाता है, फिर इसको क्या कहते हैं, इसको अरेंज करने के बाद उसमें प्रोसेस होने के बाद जो शुद्ध डाटा प्राप्त होता है शॉर्ट फॉर्म में, उसे डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। रॉयल फॉर्म से उसको एक छोटे रूप में प्राप्त करना इन शॉर्ट में कहते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अब मुझे क्वेश्चन ओवरऑल मैं पूछता हूँ, सभी लोग टाइप करेंगे पूरे स्टेप, जितने ज्यादा आपको पता है टाइप करके जल्दी से मैसेज करो। रिसर्च के स्टेप मेन कम से कम 10 स्टेप को तो टाइप करना ही करना है आप लोगों को। सबसे पहले कौन करेगा स्टार्टिंग से एंड तक, टाइप करके बताएं। हाँ, कौन बोल रहा है एम डिवाइस से? नीरज जी है क्या? टाइप करो जी, टाइप करो। कौन टाइप करेगा सबसे पहले, देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया पेपर में। हमारे पेपर में क्वेश्चन बाहर से आते हैं ज्यादातर, अंदर से मैंने इतना अंदर तक पढ़ा दिया आपको आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन क्वेश्चन हमारे पेपर में बाहर से आते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे पेपर में। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है पूजा जी कि जो हमारे जो रिसर्च है पूरी कंप्लीट स्टेप्स जो हैं उनको सीक्वेंस में बताइए। अरे मैं पूरी रिसर्च कह रहा हूं मीनाक्षी जी, कुंदन जी, दिमाग तो सेट है आपका? पूरी रिसर्च रिपोर्ट कहाँ से शुरू होती है? रिसर्च प्रॉब्लम से शुरू होती है। और आप क्या बता रहे हो मीनाक्षी जी, क्या बात है? अभी भी वही आंसर आ रहे हैं। अरे रट्टू तोता की तरह आप लोग तो लगे हुए हो, क्वेश्चन तो सुन लो। तो पूरी रिसर्च बोला है मैंने, रिसर्च प्रॉब्लम से लेके जनरलाइजेशन तक बताना था आप लोगों को। भैया शॉर्ट और में आप, लिखा है ना। मोहित जी ने लिखा है। अच्छा, पी से पाल, एल से कौन बनेगा प्रॉब्लम आपका? लाल है, एच नहीं, हनुमान। लिटरेचर रिव्यू। बताओ बताओ मोहित जी। फिर प्रॉब्लम होती है सबसे पहले तो, और ये आपकी जो प्रॉब्लम लेते हैं उसका, फिर उसके बाद वो होता है लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद रिजल्ट निकलता है उसका, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो मोहित जी ने आंसर किया, बाकी सभी तो फेल हो गए इस पे, इस आंसर में। हाँ, विश्वनाथ जी ने इतना बड़ा टाइप किया, बहुत बढ़िया। अजीत जी, हाँ जी गुरुदेव बोलिए, क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ। क्या कर रहे हो मीनाक्षी जी? बोलो, डरते क्यों हो? आओ सामने आओ, मैं बोल के। बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो। मैंने सब लेफ्ट हो गई तो सब चला गया। हाँ, तो मजे करो। तो चलिए, सेम क्वेश्चन पूजा मिश्रा से मेरा। मोहित जी ने तो ऊपर ऊपर से बताया, पूरी डिटेल में बताइए आप मुझे रिसर्च के स्टेप। भाग गए दोनों MDY लेफ्ट एक साथ। मैं बताऊं? कमाल है, दोनों MDY भैया मैं सलाम बताती हूँ, मैं बताऊं भैया? जी राधिका मैं जी। बता रही, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। और आपके साथ नीरज जी भी, दोनों एक साथ लेफ्ट है। अरे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बार बार लेफ्ट हो रही हूँ आज। आगे, वॉइस भी बहुत हाँ, ज्यादा ब्रेक हो रहा है आज तो। बताइए हाँ, बताइए। तो जो आपका फर्स्ट होता है वो फॉर्मुलेशन, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को देखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे हेलो हेलो जी बोलो, क्या लेके मानोगे? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, सुना अभी सुना था ना, मैंने फर्स्ट स्टेप बोला, सब कुछ सुना दिया था। सुन लिया, बोलो ठीक है, बोलो। रिसर्च प्रॉब्लम्स में हमारा पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है, और मेजरिंग वाली स्किल्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें, और हाइपोथेसिस हम लोग क्रिएट करते हैं जो कि हमारी क्वालिटी के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप होता है हमारा रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में जो होता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर वे में रखते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपका डाटा कलेक्शन।
ठीक है जी। इसके लिए हम लोग अपने डाटा को वो क्लासिफाई करते हैं कि किस तरह का डाटा है हमारा और कैसे हमको डिजाइन करना है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में होता है आपका सैम्पलिंग मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। और फिफ्थ वाले स्टेप में राइटिंग प्रपोजल का जो आपने उस दिन बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरीके से हमको उसका मेन अपना एक मेन टाइटल देना होता है और उसके हमें उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि हमारा पूरा हमने क्या क्या किया अपने 1 से लेके 4th स्टेप तक। 6 में हमारा आता है 6 में कलेक्शन ऑफ डाटा। सॉरी सर, मैं भूल रही हूँ कुछ। पहले गलत बोल दिया था, अब ठीक बोल रहे हो, बोलो। नहीं होगा सर। अब ठीक बोल रहे हो, यहीं पे आएगा डाटा कलेक्शन। ओके। जो आज पढ़ाया वही तो बताना है आपको। ओके, इट मीन्स कि जो भी हाँ 2 चीजें आपने पढ़ाई हुई आज। एक क्वेश्चनिंग का है, दूसरा शेड्यूल का है। तो क्वेश्चनिंग का होता है कि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स बताए आपने। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर वे में होता है और जो सामने वाला व्यक्ति होता है उस क्वेश्चन को पढ़ के इजिली उसका आंसर करता है और इसमें रिलायबल हमें रिजल्ट मिलता है। क्वेश्चनर जो क्वेश्चनिंग वाला हमारा ये वाला पोर्शन होता है। और ये इसके डिसएडवांटेज भी आपने बताया है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग इसको नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये चीज है कि आज भागम भाग में आंसर दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आवाज नहीं आ पा रही है, बाकी लोग सुन पा रहे हो क्या? जी Yes, भैया sir. आपकी आ रही है आवाज। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उनका नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, अच्छा बताया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गई वो जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। वे तो क्वेश्चन था ये इतने इतने सारे आते हैं या वो जो आपने 7 बताए थे वो सफिशिएंट है? ना 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 ना, कई बार गहराई से भी आ जाता है, कभी 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 आ जाता है गहराई से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो इतना काफी हो गया, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कीर्ति हेलो। मैम जी। हाँ जी, गुरुदेव बोलिए। मैं चली गई थी फिर से। अच्छा क्वेश्चनिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, वो रिलायबल भी होता है और ज्यादा ऑथेंटिक होता है। उसमें जो भी हमारा रिजल्ट मिलता है, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, इससे पहले मैं लेफ्ट हो जाऊं। ठीक है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है क्योंकि जो आप क्वेश्चन आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो सामने वाला बंदा उसको आराम से पढ़ के अपना टाइम लेके उसको इजिली कर पाता है। ठीक है, आंसर दे पाता है। इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है, इसको आप दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्या था इसकी लिमिटेशन, मैंने बता दिया। पढ़े लिखे लोग इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। अनपढ़ बेचारों को तो फिर दूसरों का हेल्प लेना पड़ेगा और दूसरा किस मूड में पता नहीं। ठीक है, वो तो अपना भी कुछ ऐड ऑन कर देगा तो हमको असली वाला अपना डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और क्या था गलतियां, पता नहीं, यही था। दूसरा आपने इसमें बताया था शेड्यूल का, जो कि शेड्यूल और इंटरव्यू लगभग आपने कॉमन बताया था कि एक जैसा ही होता है। ठीक है जी। और आपका जो आपने 2 डिफरेंस बताया था ना कि आपका शेड्यूल और भी आपने दी से भी पूछा था। दी का नाम भूल गए। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत पका दिया मैंने। निकाल दो, दिल की भड़ास निकाल दो, और निकाल दो सारे। आज मैं क्या करूँ, मैं सुबह से परेशान हूँ। इवन मैं कल से परेशान हूँ अपने फोन के साथ, नेटवर्क के साथ। निकाल दो हमारा भिड़ा, मोहित जी का सिर फोड़ दो। नहीं जी, मैं बस फोन अपना ठीक करवा लूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, ओके। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने प्रोसेस का बताया, जो डाटा प्रोसेसिंग का होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि हम लोग पहले अपना रॉ मटेरियल जो कलेक्ट करते हैं, इसमें आपका 3 स्टेप्स होते हैं। आई थिंक भूल रही हूँ कुछ। आपका पहले तो रॉ मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग उसका करते हैं, यानी सब कुछ हम लोग छांटते हैं कि मतलब उसको ग्रुप वाइज सब डिवाइड करते हैं, तो उसमें अरेंजिंग होगा या शॉर्टनिंग मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। और फिर सबसे लास्ट में जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ओरिजिनल रिजल्ट होता है, मतलब जो हमें चाहिए होता है एक्चुअल में वही हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसके कितने स्टेप बताए? 5-6 स्टेप थे आपने बताए थे। ठीक है जी, बस और कुछ?
हो गया, और हो तो बता दीजिए। अजी नहीं, वो आपने लास्ट में वो जो समझाया था ना, आप कलेक्ट, पहले तो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, फिर आगे तो मैंने बता दिया, शॉर्टनिंग करेंगे उसमें, ठीक है, फिर आपका जो टूल्स वगैरह आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड आप बस अब अब नहीं तो बोलना मुझे, बस लास्ट में स्टोरेज करते हैं, उसमें मीनाक्षी जी ने उस पे एग्जांपल दिया था, ठीक है जी, बस अब यूट्यूब पर दोबारा देखने की जरूरत खत्म हो गई भैया। राहुल सर आप सुनते रहिए, हम लोग लेफ्ट हो जाते। मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वो छेड़ देते हैं, मधुमक्खियां भिन भिन करती रहती है। वैसे पूजा जी वॉचिंग कल से ना वो मोबाइल के पूरा नाम से आज बहुत परेशान। वो इंजेक्शन लगा दिया था, वो जिससे एक्साइटमेंट बढ़ती है वो। हम जब तक इंजेक्शन का जोर खत्म नहीं होगा तब तक बैठेंगे नहीं चैन से। कोई बात नहीं पूजा जी, होता है होता है। चलिए तो पूजा जी आज का शांति पाठ करा दीजिए अच्छे वाला। अरे भाग गई। दूसरा एमडी भाई है नीरज जी, आप करा दो। जी भैया, मैं आधी नींद में हूँ आज। करा देता हूँ फिर। आगे मैं आ गई आ जैसे आ जाओ गई। देवी जी, आ जाओ, जैसे आपके कराइए अब। आज चरणों अभी की फोटो भेज देना, हम सब ध्यान करेंगे। जी देवी जी जी, start। पता नहीं बीच में फिर से डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो प्लीज किसी और को बोल दीजिए। नहीं नहीं, हम आपका वेट करेंगे। हाँ जी करो, ठीक स्टार्ट ठीक है, करो। फिर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ओके, सभी अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, ठीक है, जो पूरा सुबह से लेके शाम तक हम लोगों ने अपना स्टडी किया है उन सभी को ध्यान में लेकर आएंगे। धीमा लंबा गहरा सांस भरेंगे और महामृत्युंजय का एक बारी पाठ कर लेंगे हम सभी साथ में मिलकर, ठीक है। लंबा श्वास भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद और माफी चाहूंगी आज के लिए। धन्यवाद देवी जी, इतना अच्छा हमें आपने नहीं, प्रवचन शॉर्टकट मारा सुनाई। है मैंने सोचा मैं लेफ्ट ना हो जाऊं, ठीक है। 6 मार दिया आपने तो सीधा को 12 है। चलिए, जय हो कुंदन जी की भी जय हो। इनडायरेक्ट बेइज्जती